शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये भारत और कनाडा की रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कनाडा और भारत की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है और इसका सीधा सीधा जो असर है ऐसे इंडियंस जो कि कनाडा में रह रहे हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा रहे हैं और कनाडा की इकोनॉमी में इसके साथ साथ में भारत की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए एक जो खालिस्तानी लीडर हैं उनकी जो हत्या हुई थी कनाडा में, तो कनाडा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ये काम इंडिया की तरफ से किया गया है, क्योंकि कुछ जो सिख समुदाय है वो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि खालिस्तान को अलग करो भारत से, हमें एक अलग देश चाहिए, हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ऐसी उनकी तरफ से डिमांड करी जाती है। तो उन्हीं का एक जो लीडर है कनाडा में उसकी हत्या कर दी जाती है। अब रिलेशनशिप ऑलरेडी से देखा जाए तो ख़राब ही चल रहे हैं कनाडा और भारत के काफ़ी टाइम से। ये जो घटना घटित हो गई इसके बाद और भी ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब यहाँ पर नज़र आती है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो कैनेडियन ड्रीम है इज़ नॉट वैनिंग। कुल मिलाकर के कनाडा का जो सपना है आप लोग देख रहे हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप एकदम ही ख़राब हो गए हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि कनाडा आज के समय में जाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी भी जो है अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और इससे निपटने के लिए वो मजबूर हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भाई अब जो है यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। इस प्रकार से एडवाइजरी हाल फिलहाल में जारी करी गई है। सबसे पहले बात करी जाती है कि इंटरनेशनल स्टडी के लिए हम डेस्टिनेशन को चूज़ कर रहे हैं। यदि मुझे लग रहा है कि मेरे पास में पैसा है, मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि बाहर जाऊँगा पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सी जगह आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? तो इसके लिए जो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उस देश का और भारत का रिलेशनशिप कैसा है, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन हमारे कैसे हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल थिंग्स मानी जाती है यदि आप इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में डिसरप्शन आता है, बाधा आती है, ख़राब चलते हैं दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो ये सीधे सीधे अफेक्ट करता है, इम्पिनेज करता है फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन को। इस प्रकार से देखा जाए यदि इंडिया एंड कनाडा के बीच में टेंशन और भी ज़्यादा डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो इससे डार्क शैडो कास्ट होगा प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए कहना चाहिए एक डार्क शैडो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब बातचीत करी जाती है यहाँ पर भारत कनाडा संबंध से रिलेटेड। कनाडा में लगभग 1.3 मिलियन स्टूडेंट रहते हैं जो कि लगभग कंट्री की पॉपुलेशन का 4% हिस्सेदारी रख रहे हैं। यदि हम कनाडियन सेंसस की बात करें 2021 की, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, कनाडा की जो जनसंख्या है वो टोटल 100 है, तो 100 में से आप देखेंगे हर चौथा जो व्यक्ति है, 100 में से चौथा व्यक्ति इंडियन होगा। इसके अलावा इंडियन जो इमिग्रेशन है सबसे ज़्यादा जो पीक में रहा था वो टाइम पीरियड था 2016 से लेकर के 2021 के बीच में। एक रीज़न ये हो सकता है कि उस समय में भारत और कनाडा की रिलेशनशिप अच्छी चल रही होगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग वहाँ पर गए थे। इसके बाद यदि हम बात करें इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं कनाडा में, इनकी संख्या भी बढ़ रही है। 2013 में इनकी संख्या 32,828 थी जो कि बढ़कर के 1,18,095 हो गई है 2022 में। कुल मिलाकर के जो इंडियंस है इनका जो प्रपोर्शन है कनाडा में, ठीक है, कनाडा आर ऑन स्टूडेंट वीज़ाज, ज़्यादातर जो अनुपात यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट ही देखने को मिलते हैं, ये लोग वीज़ा में। इसके बाद बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट कनाडा को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई दूसरी कंट्री क्यों नहीं जा रहे हैं।
कनाडा आज के समय में देखा जाए तो इमर्ज होके आया है वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन हु विश टू स्टडी अब्रॉड। आज के समय में देखा जाए कनाडा बच्चे जाना पसंद करते हैं। इसका रीज़न ये है कि भाई कनाडा आज के समय में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा है, इसलिए बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से लगा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा चांस भी रहता है कि अमेरिका नहीं तो कनाडा बाद में देखेंगे शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं यदि हम बात करें नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट की, कनाडा में नंबर ऑफ जो इंडियन स्टूडेंट हैं इनकी संख्या हाल के दिनों में तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है। 2009 में इनकी संख्या 31,665 थी, जो कि बढ़कर के 1,71,505 हो गई 2018 में। तो देखा जाए 4% तो इंडियंस जो है आबादी में हिस्सेदारी कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट की बात करें तो इनकी संख्या 2009 में 31,000 थी, जो कि बढ़कर के 1,70,000 हो गई है 2018 तक। वहीं यदि हम दिसंबर 2022 तक की बात करें तो लगभग 3,20,000 इंडियन वर इन कनाडा ऑन एक्टिव स्टडी परमिट। 3,20,000 इंडियन ऐसे थे जो कि कनाडा में रह रहे हैं एक्टिव स्टडी परमिट के अंतर्गत। लगभग इनकी हिस्सेदारी 40% है। यदि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो उनकी 40% हिस्सेदारी इंडियन स्टूडेंट के पास में ही है। हाल फिलहाल में देखा जाए इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप में खटास आई थी उसमें थोड़ा सा सुधार आया है। इंडिया ने अपडेट किया है अपनी एडवाइजरी को। सितंबर के महीने में सीवियर स्ट्रेन चल रहा था, सीवियर बहुत ही खतरनाक बेकार रिलेशनशिप चल रही थी दो कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद इंडिया ने अपडेट किया है अपनी एडवाइजरी को और लोगों से अर्ज किया है अपने सिटीजन्स को रिसाइडिंग और प्लानिंग टू ट्रेवल टू कनाडा टू एक्सरसाइज आउटमोस्ट कासन। तो एडवाइजरी जो जारी करी गई थी इसमें बोला गया था कि यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि रिलेशनशिप अभी उतनी अच्छे चल नहीं रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। यंग इंडियन की बात करें, हायर एजुकेशन के लिए आप जो कनाडा गए हैं आर बाउंड टू सफ़र एक्सट्रीम एनेक्सिटी ऑन हियरिंग सच वार्निंग। लेकिन देखा जाए इस प्रकार की वार्निंग यदि दी जा रही है तो इससे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके मन में थोड़ा सा झटका लगता है। स्थिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से कष्टप्रद है जिन्होंने हाल ही में कनाडाई उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है और सोच रहे हैं कि भाई हमको पढ़ाई करना। अब इंडियन ऐसे बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में। कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हैव हाउएवर बीन रीअश्योरिंग स्टूडेंट दैट दे आर एज सेफ एंड वेलकम्ड एज बिफोर। लेकिन कनाडा की यूनिवर्सिटी हो चाहे कनाडा के स्टूडेंट हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटी हो चाहे कनाडा के कॉलेज हो, वो बोल रहे हैं कि भाई आप लोग सेफ़ हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी सेफ़ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट के प्रेफरेंस के, इसके साथ साथ में कनाडा को हमारे जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उससे कौन कौन सा फ़ायदा होता है। इंडियन स्टूडेंट की बात करें स्पेशली जो कि मास्टर की डिग्री के लिए जा रहे हैं या फिर रिसर्च डिग्री प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं कनाडा, तो वो सोचते हैं मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे फीस ना देना पड़े, इसके साथ साथ में मुझे स्कॉलरशिप मिले, इसके साथ साथ में स्टाइपेंड भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। महीने के महीने 6,000, 10,000, 20, 25, 30,000 मिल रहा है, मैं ऐसे ही जगह पढ़ाई करना चाहूँगा। तो फीस पे करने के बावजूद इंटरनेशनल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड होस्ट कंट्रीज। मतलब जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया है वो वहाँ सरकार को फीस तो दे ही रहा है। वहीं 2020 में आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया था 22.3 बिलियन CAD टू द कैनेडियन इकोनॉमी। आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान ये लोग देते हैं, ठीक है। वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ की GDP को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर सपोर्ट किया है मोर देन 2,18,000 जॉब, जो ये लोग जॉब को भी जॉब मतलब मैन पावर देने का काम भी करते हैं। यही जो है वन ऑफ द मेन रीज़न माना जाता है कि आखिर क्यों मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और कनाडा भी इससे पीछे नहीं रह गया है।
इसके अलावा बोला जा रहा है कि यदि डिसीजन लिया जा रहा है कि कनाडा में हमें पढ़ाई करना है, इसकी कुछ और भी डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट कनाडा गया है तो वो सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँ, ठीक है, ताकि मेरा जो करियर है वो बेटर हो सके, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा क्रिएट हो सके। एक सर्वे किया गया था कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन 2021 में, उससे पता चला है कि 7.4%, केवल 7.5% इंडियन स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा इंटेंडेड टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री। जो भी जाता है जाहिर सी बात उसका फिर मन नहीं करता है रिटर्न आने का। तो 7.5% ही बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे थे कि नहीं मुझे घर जाना पढ़ाई करके, जबकि 72.6% ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग यहीं रहेंगे। इसके साथ साथ में बचे हुए जो 20% बच्चे हैं वो लोग श्योर नहीं हैं कि मैं यहाँ रुकूंगा कि घर जाऊंगा, अभी बीच में वो पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है वो है कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर के। यदि आपको कनाडा की सिटीजनशिप लेना है तो ये काफ़ी चीपर है, फास्टर है अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ की अपेक्षा, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है कनाडा जाते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद कनाडा का जो एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है एंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, माइट नॉट वर्क फॉर ऑल दोज विशिंग टू रिलोकेट टू कनाडा। इसके बाद बोला जा रहा है कि देखिए यदि आप जो है स्टडी वीज़ा के माध्यम से एंट्री करना चाह रहे हैं तो ये इमर्ज होके आया है एज एन एक्सेसिबल एंड प्रोमिसिंग रूट टू रीच द ड्रीमलैंड। सबसे बेहतर जो तरीका रहता है कनाडा में एंटर करने का वो है स्टडी वीज़ा। दैट इज़ द इम्प्रेशन दैट इमिग्रेशन एजेंट एंड कंसल्टेंट सेंड आउट टू देयर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो यही जो है एक प्रकार से इम्प्रेशन के रूप में काम करता है कि जो इमिग्रेशन वाले एजेंट हैं इसके माध्यम से यदि कोई जा रहा है, इसके साथ साथ में जो कंसल्टेंट है वो सेंड आउट करते हैं उनके पर्सपेक्टिव क्लाइंट को। अब इसके बाद समस्याएं बताई जाती हैं कि इतनी सारी अच्छी बातें हैं, इसके बावजूद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो कि इंडियंस लोग वहाँ पर फेस कर रहे हैं। स्टडी रूट जो है जिसके माध्यम से आप सेटल होना चाह रहे हैं कनाडा में, ये हमेशा से ही अच्छा नहीं रहता। एक रिसेंट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है सीनेटर रत्न उम्मीदवार हसन यूसुफ एंड यूएन पाओ वू। इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि सन 2000 से यदि देखा जाए तो लगभग 30% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का 30% हिस्सा ऐसा है जो कि एबल हो पाया था कि वो परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पर बन पाए विद इन ए डिकेड ऑफ देयर अराइवल। 10 साल के अंदर में ही जितने भी लोग आए हैं उसमें से 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको परमानेंट रेसिडेंस मिल गया है यहाँ पर। रिपोर्ट ये भी बोलती है कि यदि आप कनाडा में पढ़ाई करते हैं तो ये क्या है काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, इसके साथ साथ में अपना जो करियर है वो इन्हेंस हो जाता है यदि आप इनकम प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। लेकिन ये गारंटी ये नहीं है कि भाई आप जो है सेमलेस ट्रांजिशन हो जाए आपका, कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से सीधे इमिग्रेंट बन जाए, आप प्रवासी बन जाए। इमिग्रेंट हम किसको बोलते हैं? दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति, आप प्रवासी जिसको बोला जाता है। आज के समय में देखा जाए इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है ना, इस मामले में काफ़ी डिफ़िकल्ट को फेस कर रहे हैं, मतलब जॉब आसानी से एक तो मिल नहीं रही है इनको। इसके साथ साथ में सोशल मीडिया साइट भी ये बताती हैं कि लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी इंडियन स्टूडेंट की जो कि पार्ट टाइम जॉब खोज रहे हैं, एंड सजेस्ट करता है कि मॉडरेट से लेकर के सीवियर जॉब क्राइसिस चल रहा है इंडियन स्टूडेंट के लिए कनाडा में। इसके साथ साथ में ये भी इंडिकेशन आया है कि जो दैट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू कनाडा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कनाडा से कहीं और भी सोच रहे हैं कि दूसरी जगह हम शिफ्ट हो जाएं। इसके बाद हाउसिंग क्राइसिस की हम बात करते हैं। यहाँ का जो रेंटल प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए लोगों को किराए का घर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कंटिन्यूस इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट है, इसके साथ साथ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इन्हीं के चलते चलते जो हाउसिंग सेक्टर है इसमें प्रेशर आ रहा है। इसी के चलते चलते यहाँ के घरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो रेंट का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है।
यदि हम प्राइस की बात करें, रेंट की बात करें, सिंगल फैमिली एकोमोडेशन की, तो काफ़ी पार्टिकुलरली यहाँ पर प्राइस हाई होते जा रहा है। कनाडा मॉर्टगेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन ये बिलीव करता है कि अभी अपने देश को 5.8 मिलियन नए घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक, यदि आप जो है अफोर्डेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ में हाउसिंग की शॉर्टेज जो चल रही है ओकेजनली ट्रिगर डिमांड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन। घर ही नहीं मिल पा रहा है तो आप कैसे करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर पैदा हो जाता है। दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी को हमें समझना पड़ेगा अगला एडिटोरियल डिस्कशन करने से पहले। तो सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक वर्ड है नेट और दूसरा है न्यूट्रलिटी। नेट बोल रहा है कि इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हैं, और न्यूट्रलिटी बोल रहा है कि भाई आपको सबके प्रति न्यूट्रल रहना है, आप किसी को प्राथमिकता नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम इससे ज़्यादा ले ले रहे हैं, उससे कम ले ले रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बोलती है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ बिना किसी भेदभाव या फिर किसी वेबसाइट, सेवा, ऐप को प्राथमिकता दिए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पार्टिकुलरली ये क्या कह रहा है, गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने वेबसाइट है, कोई सेवा दे रही है, या फिर कोई ऐप है, इन सभी के साथ में उसको समान व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक, आप किसी एक के साथ में न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि इंटरनेट पर सूचना और सेवाओं तक सभी की समान पहुंच हो। मैं भी एक्सेस कर पाऊँ, तुम भी एक्सेस कर पाओ। इंटरनेट पर सूचना और सेवाओं तक सभी की समान पहुंच होना चाहिए, भले ही उनके वित्तीय संसाधन या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वेबसाइट का आकार और शक्ति कुछ भी हो। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इंटरनेट पर एक समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसी के माध्यम से फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री थॉट का फ्लो होता है, लोगों तक विचार पहुंच पाते हैं। नेट न्यूट्रलिटी के बिना इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ताओं को कुछ वेबसाइट और सेवाओं की ओर ले जाने या दूसरों तक पहुंच को सीमित करने के लिए संभावित रूप से अपनी बाजार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी के बिना क्या होगा, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं अपने यूज़र्स को कुछ वेबसाइट और सेवाओं की ओर ले जाने के लिए या फिर दूसरों तक पहुंच को सीमित करने के लिए अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि नेट न्यूट्रलिटी बोल रहा है कि भाई आपको सभी को समान मात्रा में देखना है, सभी को समान सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि हम इसको और भी आसान शब्दों में देखें तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है, इंटरनेट पर हर यूज़र के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। यदि आपने गूगल खोले हो, ठीक है, तो सभी यूज़र्स को सोशल मीडिया, ईमेल, वॉइस कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग और यूट्यूब वीडियो जैसी सुविधाओं का यूज़ करने के लिए इंटरनेट की एक समान स्पीड और एक्सेस अवेलेबल हो। इसको हम बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बड़ी कंपनी की साइट जल्दी ओपन हो जाए और किसी छोटी कंपनी की साइट खुलने में बहुत समय ले या फिर उसकी खुले ही नहीं। मतलब इंटरनेट पर हर यूज़र के साथ समानता का व्यवहार ही नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। नेट न्यूट्रलिटी, जिसको इंटरनेट तटस्थता बोलते हैं, शब्द 10 साल पहले चलन में आया था। मतलब नेट न्यूट्रलिटी वो थ्योरी है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी। मेरे को यूट्यूब देखना है, सही 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 चलना चाहिए स्पीड में। इंटरनेट सर्विस देने वाली इन कंपनियों में टेलीकॉम ऑपरेटर भी आ जाते हैं। इन कंपनियों को अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग कीमतें नहीं लेना चाहिए, ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग के लिए ज़्यादा डाटा खर्च हो और स्पीड भी स्लो हो, लेकिन यूट्यूब देखने के लिए डाटा कम इस्तेमाल हो और वीडियो बिना रुके चले। इस प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं किसी को कॉलिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए अलग थ्योरी।
यूट्यूब देख रहा हूँ तो उसके लिए अलग थ्योरी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि देखिए, यदि नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत में कहीं भी थोड़ा सा भी यदि खतरा हुआ, उसमें बाधा पैदा किया किसी एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया ने, जबकि नेट न्यूट्रलिटी जो है कंडीसिव इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीसिव हम किसको बोलते हैं? कंडीसिव इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि इनोवेशन का कोई काम करना चाह रहा है, कंपटीशन करना चाह रहा है, कंज्यूमर वेलफेयर है, स्पेशली इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी को आप अपहोल्ड करके, ठीक है, मतलब नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को आपको प्रभावित नहीं करना है। आइडिया वाले ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को बोल रहा है कि आप कॉलिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जबकि यही सुविधा प्रदान करने के लिए हमसे अलग से चार्ज ले रही है केंद्र सरकार। इनका हमेशा से ये विवाद रहा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ तो है हमारी टेलीकॉम कंपनी और दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे OTT प्लेटफार्म। ठीक है, OTT प्लेटफार्म के अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, आपका अमेजन प्राइम है, दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ आ गई हैं। अब ध्यान ये देना है कि जो टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी जब भी कहना चाहिए बिड वगैरह लगती है 2G स्पेक्ट्रम की, 5G स्पेक्ट्रम की, तो उस समय में इनको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से यदि 5G का नेटवर्क लगाना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ जाता। शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हैं। अब इन्होंने टावर लगा दिया है, जबकि टावर का यूज़ कौन कर रहे हैं? OTT प्लेटफार्म कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है। टेलीकॉम कंपनियां हमको नेट दे रही हैं, क्या प्रोवाइड कर रही हैं? नेट प्रोवाइड कर रही हैं OTT को। अब टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि भाई OTT अपने यूज़र को कॉलिंग की सुविधा दे रही है, नेट ये हमसे ले रही है, उनसे कॉलिंग फ्री दे रही है, वीडियो कॉलिंग फ्री दे रही है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक चीज़ ये बोला जा रहा है। इसलिए ये लोग हमेशा से विवाद खड़ा करते हैं कि OTT से भी आप पैसा लो, OTT से भी वैसे ही टैक्स लो जैसे आप हमसे ले रहे हैं। यहाँ पर ये विवाद खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में ऐसा ना हो कि टेलीकॉम कंपनी बोलने लग जाए कि भाई मैं फेसबुक खोलोगे तो कम डाटा स्पीड कर दूंगा, कुछ करोगे तो इसमें कम कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कर दूंगा। ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ यदि होती है तो जो नेट न्यूट्रलिटी की थ्योरी है वो प्रभावित होती है। टेलीकॉम कंपनियाँ कह रही हैं OTT वालों को कि आप जिस हिसाब से नेट ले रहे हो उस हिसाब से आपको टैक्स भी देना चाहिए सरकार को। इससे क्या होगा? सीधे सीधे आज के समय में OTT का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। वो सीधी सीधी सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। जब रेट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग इनका इस्तेमाल कम कर देंगे। OTT प्लेटफॉर्म का यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, प्राइम वीडियो है, अमेजन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हंगामा TV, दुनिया भर के यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई से रिक्वेस्ट किया है जुलाई में इसी साल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोला है कि आप जो है एक कम्प्रहेंसिव कंसल्टेशन का काम करिए। ठीक है, जिसमें पता चले नीड की, पॉसिबल मैकेनिज़्म की, जिसके माध्यम से हम OTT सर्विस को रेगुलेट कर सकें, ओवर द टॉप सर्विसेज जिसको बोला जाता है। टेलीकॉम कंपनी वर्सेस OTT के बीच में क्या विवाद चलते आ रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अभी देखा जाए ना, 1 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं have seen revenue from traditional stream such as voice call and short message service। टेलीकॉम कंपनी की कमाई कहाँ से हो रही है? आप जो कॉलिंग कर रहे हैं, आप जो SMS कर रहे हैं, इसके माध्यम से उनकी कमाई होती है। एज competing OTT सर्विसेज आर ऑफन फ्री। और वहीं यदि आपको
OTT प्लेटफार्म जैसे कि व्हाट्सएप में फ्री में मैसेज आप कर रहे हैं, फ्री में कॉलिंग कर रहे हैं, वो लोग फ्री में कर दे रहे हैं, तो हमारी जो कमाई है प्रभावित हो रही है, ऐसा कहना है टेलीकॉम कंपनीज का। सेम टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है हैविली, जिसके माध्यम से वो अपग्रेड कर पाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हैंडल कर सकें डेटा ट्रैफिक को विदाउट नेसेसरली सीइंग एन इक्विवेलेंट राइज इन रिवेन्यू। जिस हिसाब से टावर लगाने में पैसा खर्चा हो रहा है, सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं, उस हिसाब से इनका रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, इनकी हमेशा से ये मांग रही है। इसके साथ साथ में ये लोग आरोप लगाते हैं ये जो OTT सर्विस हैं आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड लाइसेंसिंग फी। इनसे आप टैक्स नहीं ले रहे हैं, इनसे आप लाइसेंस फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जबकि लैंड एक ही है, फील्ड एक ही है। वहीं यदि हम OTT सर्विस की बात करें, OTT के हिसाब से बात करें, OTT के माध्यम से डेटा कंजप्शन अच्छा खासा हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, मेरे को नेट की क्या ज़रूरत है, यदि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, यूट्यूब नहीं देखूंगा, तो जो ऑलरेडी से आइडिया एयरटेल वाले हैं ना, उनकी कमाई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई OTT के चलते चलते हम लोगों की कमाई हो रही है। इसके बाद आर्गूमेंट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत लग रही हैं। इसके अलावा जो OTT कंसल्टेशंस हैं, इन्होंने रिन्यू किया है द क्लेमर फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज दैट कंटेंट प्रोवाइडर सच एस नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार बी आस्क्ड टू शेयर इन द कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ। अब आप टेलीकॉम कंपनियां ये कहें कि भाई बैंडविड्थ के हिसाब से आप हमको पैसा दीजिए, यहाँ पर जो है गड़बड़ चीज़ आ जाती है। नेट न्यूट्रलिटी वाला सिद्धांत यहाँ पर फिर प्रभावित होता है। उन्होंने ये कहा है ये जो स्ट्रीमिंग वाले प्लेटफार्म हैं ये फ्री राइडर्स हैं एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड मेंटेन बाय द टेलीकॉम कंपनीज। टेलीकॉम कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसी के माध्यम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा कुछ भी। लेकिन इनका कहना कितना सही है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है फंडामेंटल तौर पर इसमें कुछ फ्लॉड हैं, प्रॉब्लम है एंड एक प्रकार से डेंजरस प्रेसिडेंट यहाँ पर उत्पन्न हो जा रहा है, डेंजरस प्रीसेंडेंट, ठीक है, परिभाषा यहाँ पर अर्थ क्यों नहीं दिखा रहा है, तो डेंजरस कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जा रही जो कि अंडरमाइन करती है प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी को। तो टेलीकॉम वाले क्या बोल दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, व्हाट्सएप, यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी है जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस हिसाब से डेटा दूंगा उस हिसाब से इनसे आप कुछ कुछ चार्ज करना चालू कर दीजिए, सरकार को बोल रही हैं अलग अलग टेलीकॉम कंपनी। OTT से भी आप वसूली करिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन ये जो कह रहे हैं इसमें फंडामेंटल तौर पर देखा जाए कुछ समस्याएं हैं, ये चीज़ सही नहीं है। जो टेलीकॉम कंपनीज है ना, ये इंटरनेट के मालिक नहीं है, मालिक तो सरकार है, ये खाली हमें जो है एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। कंज्यूमर पे करते हैं टेलीकॉम कंपनी को, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं और इसके लिए आप 250 रुपये का ले लिए, 300 रुपये का, 400 रुपये का ले लिए, इसके लिए तो आपको पैसा मिल रहा है। अब इसके बाद OTT प्लेटफार्म क्या काम कर रहे हैं, इंटरनेट में भी इनको क्या चीज़ चाहिए, ये क्या देखना चाहते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के माध्यम से OTT के माध्यम से ही तो इंटरनेट एक्सेस की डिमांड पैदा हो रही है, नहीं तो लोग इंटरनेट का करेंगे क्या। टेलीकॉम कंपनीज कैपिटलाइज करते हैं दिस डिमांड के माध्यम से। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरे को भाई 1 GB महीने का लग जाएगा, मेरे को फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब देखना है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, टेलीकॉम कंपनीज को तो हो रहा है, इससे तो OTT को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन कोई चीज़ें यदि वो दे रहा है हमको सर्विस तो उसके लिए वो हमसे वसूलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहिए आर्गूमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पर यदि आप सोचते हैं कि किसी प्रकार का हमें छूट मिलना चाहिए टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से, तो ये वाला जो मैटर है ना वो फिर ट्राई व्राई नहीं देखने वाला, ये मैटर फिर चले जाता है
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, वो इसकी स्क्रूटनी करेगी कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ओटीटी सर्विस आज के समय में काफ़ी कुछ कंपटीशन को फेस कर रहा है, इसके साथ साथ में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। ओटीटी प्लेटफार्म तो आज के समय में खुद के मार्केट से कंपटीशन कर रहा है, बेसिक वैरायटी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट को लेकर के, क्वालिटी ऑफ स्ट्रीमिंग को लेकर के, जैसे कि सपोर्ट फॉर एचडी, बेटर रिजोल्यूशन और 5.1 सराउंड साउंड क्वालिटी। एग्जाम्पल के तौर पर ये मुझे एचडी दे रहा है और वहीं सस्ते में वो मुझे नहीं दे रहा है, तो मुझे भी सस्ता प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ें उन लोगों के बीच में कंपटीशन चलते रहता है ओटीटी के बीच में, और कंज्यूमर हमेशा जो है इसी का प्राइस पे करता है, इस प्रकार के बेनिफिट्स का, एज़ कम्पेयर टू अल्टरनेटिव। सिमिलरली यदि देखा जाए इंटरनेट एक्सेस की बात करें, इसके लिए जो मार्केट प्लेस है, कंज्यूमर आर फ्री टू चूज द प्रोवाइडर दैट ऑफर देम हाईएस्ट बैंडविड्थ। अब यहाँ पर मैं भी फ्री हूँ, मुझे ज़्यादा स्पीड में चलने वाला कंपनी का डेटा चाहिए, एयरटेल चाहिए, कोई बोलेगा मुझे एयरटेल चाहिए, कोई बोलेगा मुझे जियो चाहिए, मैं ट्रेन में भी जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी मेरा नेट चलना चाहिए। इसके साथ साथ में रिलायबिलिटी होना चाहिए, इसके साथ साथ में प्राइस में अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, तो दोनों ही जो है कंपटीशन को तगड़ा फेस कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये राज्यपाल से रिलेटेड है। यहाँ पर हम गवर्नर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पार्टिकुलरली यहाँ पर राज्यपाल के बारे में हम देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, कुछ टाइम पहले हमने इसके ऊपर एडिटोरियल भी डिस्कशन किया था और ये समझा था कि किस प्रकार से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हमेशा से चलते रहता है यदि किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो। एग्जाम्पल के तौर पर ये विधानसभा है, ठीक है। पहला जो विधानसभा से रिलेटेड जो मुद्दा रहता है, जो विवाद चलते रहता है, वो ये है, कोई इम्पॉर्टेंट बिल यदि पेश किया जा रहा है विधानसभा की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, राज्यपाल के पास आपने हस्ताक्षर के लिए भेजे हैं, अप्रूवल के लिए, तो राज्यपाल उसको लेकर के चुपचाप बैठा रहता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता चला कि सरकार ही चेंज हो गई मगर वो विधेयक उसने पारित नहीं करा, अपने पास में ही लेके रखा। ऐसी कंडीशन हो जाती है। पहले नंबर की बात ये है। दूसरे नंबर का जो विवाद यहाँ पर खड़ा होता है राज्यपाल इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के बीच में, वो होता है मेजॉरिटी सिद्ध करने को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो उस समय क्या हुआ था, शिवसेना को आपने कम टाइम दिया मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए और वहीं बीजेपी की सरकार को आपने ज़्यादा टाइम दे दिया मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए। एक भेदभाव इस प्रकार से किया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा। कुछ विवाद आपको दिल्ली में केजरीवाल और राज्यपाल के बीच में देखने को मिल जाता है। वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि कौन सरकार चला रहा है, केजरीवाल चला रहा है कि राज्यपाल चला रहा, समझ में नहीं आएगा। अलग से अपनी तरफ से वो लोग ऑर्डर पास करना चालू कर देते हैं। इसके साथ साथ में यदि कोई यूनिवर्सिटी है किसी राज्य में, एग्जाम्पल के तौर पर ये सरकारी यूनिवर्सिटी, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो चांसलर है वो राज्यपाल रहता है। अब हो सकता है ये चीज़ को चेंज करना चाहती है वहाँ की मुख्यमंत्री, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी खोल रही है जहाँ पर वो राज्यपाल को वहाँ का चांसलर नहीं बनाना चाहती है, कुलपति नहीं बनाना चाहती है, तो ये चीज़ राज्यपाल को पसंद नहीं आती है। वो सोचती है कि सबका मुखिया मैं ही रहूँ। अब राज्यपाल जो बिल को अपने पास रख रहा है, इसमें क्या चीज़ का प्रावधान है आप देख सकते हैं। देखिए, राज्यपाल के पास में यदि आपने किसी बिल को भेजा है पहली बार तो वो हो सकता है इसको लौटा दे, एक बार में उसने लौटा दिया। विधानसभा ने फिर से इसको भेजी, अब राज्यपाल मजबूर हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसको साइन करना ही पड़ेगा। बस एक ऑप्शन उसके पास में बच जाता है कि वो इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, अपने पास रख लेगा, बोलेगा मैं राष्ट्रपति से थोड़ा सा कंसिडर करता हूँ फिर आपके पास भेजूंगा। ये पावर राज्यपाल के पास में होती है। यदि हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो गवर्नर की पावर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग उसके ऑफिस से रिलेटेड आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक इसका उल्लेख किया गया है।
गवर्नर का रोल ठीक वैसे ही होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का होता है, लेकिन यहाँ पर उसका रोल कैसे अलग हो जाता है, क्योंकि सरकार नहीं है बीजेपी की। दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। एक कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये राज्यपाल है और ये है राष्ट्रपति, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति कभी भी किसी की चीज़ को लेकर के क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा, किसी भी बिल को एकदम फटाफट फटाफट पारित करते जाएगा, सीन मारते जाएगा, बस कठपुतली बन करके रहेगा राष्ट्रपति वहाँ। और यहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वहाँ के जो राज्यपाल रहते हैं खटिया खड़ी कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के विवाद को लेकर ले लो, या फिर साउथ के कुछ और राज्यों की हम बात करें, तो जैसा राष्ट्रपति का रोल है ठीक रोल यहीं पर भी है कि भाई आपको मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि अपनी मनमानी चलाने लगते हैं राज्यपाल, और यही चीज़ का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जब तक हम आपको बोलेंगे तब तक आप उस बिल को पास नहीं करते, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि जनता ने आपको चुना है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को, इसलिए आप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस से ही काम करेंगे, आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं कोई काम, इसलिए आपको डिले करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंडियन लेपर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो तेंदुआ है, इंडियन तेंदुआ, इसको पैंथेरा पार्डस फस्का भी बोलते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये लेपर्ड की सब स्पीसीज मानी जाती है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिल जाएगा। These are the smallest of big cats known for their ability to adapt to a variety of habitat। तो बिग कैट की कुछ ये स्मॉलेस्ट वेराइटी मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आयुसेन रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाता है। इसके साथ साथ में सिटीज़ में अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया गया है, शेड्यूल फर्स्ट में हमने इसको रखे। इंडिया में इंडियन लेपर्ड हमको ऑल टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर के टेम्परेट डेसीडियस एंड अल्पाइन कॉनिफर्स फॉरेस्ट में भी। डेसीडियस मतलब होता है पर्णपाती वाले एरिया, अल्पाइन वाले एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ भी तेंदुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ड्राई स्क्रब्स हैं, सूखा वाला एरिया है, झाड़ी जहाँ पर पाई जाती हैं, ग्रासलैंड है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और एक्सेप्शंस केवल बोला जा रहा है डेजर्ट वाले एरिया में, अपवाद यहाँ पर कुछ कुछ डेजर्ट वाले एरिया में है, मैंग्रोव एंड सब सुंदरवन वाले एरिया में यहाँ पर अपवाद बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो लेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं वो सेंट्रल इंडिया में एंड ईस्टर्न घाट में देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल की बात करें तो लगभग 141 लेपर्ड हैं, एंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ हैं? 3421 मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका 1783, महाराष्ट्र में 1690 हैं।